Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is Daily Newspaper video. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, द मस्ट रीड आर्टिकल्स फ्रॉम टुडेज पेपर, उन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल आपको फ्रंट पेज पे मिलेगा, विच इज़ अबाउट आफ्सपा. तो बेसिकली मणिपुर गवर्नमेंट ने मणिपुर की जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आफ्सपा को 6 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया है. तो बेसिकली व्हाट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज टू नो अबाउट व्हाट इज आफ्सपा. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. नाउ जैसे कि नेम हमें बता रहा है दैट दिस एक्ट इज बेसिकली अबाउट, यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं और उस एक्ट को कहा जाता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो इसका जो ओरिजिन था वो बिफोर इंडिपेंडेंस, बेसिकली जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी इन 1942, वहाँ से हम इसका ओरिजिन ट्रेस कर सकते हैं. And after independence, Prime Minister Jawaharlal Nehru, they decided to retain this act, and जिसके बाद इसे notify किया गया 1958 के अंदर. and इसमें बेसिकली क्या है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी जाती हैं. सो जैसा कि नाम बता रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है. आर्म्ड फोर्सेस को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती हैं, इम्यूनिटीज़ मिल जाती हैं. क्यों? कि अगर हमारे पास कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, नाउ हियर द टर्म डिस्टर्ब्ड एरिया इज़ इम्पॉर्टेंट. कोई डिस्टर्ब्ड एरिया अगर वहाँ पे दोबारा लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है तो उसे करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को पावर्स और इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं. एंड ये एक्ट काफ़ी इन्फोर्स में आता है, स्पेशली जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, स्पेशली जब स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्टर्ब्ड एरियाज कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी आती है. सो दैट लीड्स टू द इम्पोजिशन ऑफ आफ्सपा. तो अब होता क्या है, आर्म्ड फोर्सेस के पास ये अथॉरिटी है कि ऐसा एरिया जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो वहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग को प्रोहिबिट कर सकते हैं. तो 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते जो कि एरिया डिस्टर्ब्ड है. वो फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन फायर भी कर सकते हैं आफ्टर वार्निंग, अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है. तो ये जो प्रोविजंस हैं, दीज आर व्हाट वी कॉल एज स्पेशल पावर्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, जो आर्म्ड फोर्सेस को डिस्टर्ब्ड एरियाज की मैनेजमेंट के लिए दिए जाते हैं. तो अगर लगता है किसी पर्सन के ऊपर शक है, सस्पिशन है, तो उस पर्सन को अरेस्ट भी किया जा सकता है विदाउट वारंट, या फिर उनके घर में, उनके प्रेमिसेस में एंटर किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है विदाउट वारंट, एंड किसी भी फायर आर्म की पोजीशन को बैन कर दिया जाता है. तो इस तरह की पावर्स आफ्सपा के टाइम पे जिस भी एरिया में है वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को मिल जाती हैं. अब आफ्सपा, ये जो एक्ट है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसके कई सेक्शंस हैं. आप बहुत डिटेल में आप इनके बारे में अपनी पॉलिटी की क्लासेस में, स्पेशली अपनी करंट अफेयर्स, जो आपकी वीकली करंट अफेयर क्लासेस होती हैं, वहाँ पे आप इससे रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे. बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है विच आई वुड लाइक टू कवर इज़ सेक्शन 3 ऑफ योर आफ्सपा. अब सेक्शन 3 में क्या है, ये कहा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर कह लो कि स्टेट के जो गवर्नर हैं, या फिर कोई यूटी है उसके कोई एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो क्या कर सकते हैं, पूरी स्टेट या फिर उस स्टेट के कुछ हिस्से को डिस्टर्ब्ड एरिया डिफाइन कर सकते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे यूटी हो, उसका पूरा हिस्सा या फिर कुछ हिस्से को डिस्टर्ब्ड एरिया कहा जा सकता है. अब वो एरिया डिस्टर्ब्ड क्यों है? अब देखिए, डिस्टर्ब्ड एरिया बहुत सारे रीजन से हो सकता है वहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हों जिनके बीच में टसल हो गया हो, या फिर रेशियल डाइवर्सिटी की वजह से हो गया हो, रीजनल ग्रुप्स हों, कास्ट, कम्युनिटी,
एनीथिंग, किसी की भी बेसिस पे अगर डिफरेंसेस या फिर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिफाइन कर दिया जाता है। तो सेक्शन 3 के अंदर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि डिस्टर्ब्ड एरिया कौन कौन डिफाइन कर सकता है, सेंटर भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है, और यूटीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी डिस्टर्ब्ड एरिया डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद इसी एक्ट का सेक्शन 4 है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जी आर्मी को ये पावर्स मिल चुकी हैं कि वो किसी भी प्रेमिसेस में एंटर कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट, एंड वो सभी बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब देखिए, लगता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है, इसे इम्पोज क्यों किया गया है, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड इम्पोजिंग सच एन एक्ट जिसके अंदर इतनी लूज पावर्स आर्म्ड फोर्सेस को दी गई हैं। नाउ नंबर 1 रीज़न क्या है, दिस विल इंश्योर जो ऐसा एरिया है, सपोज कर रहे हैं जहाँ पे इंसर्जेंसी है, टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरे इफेक्टिवली फंक्शन कर सके, तो वो इंश्योर होता है। आर्म्ड फोर्सेस इस तरह के इन्वायरमेंट में जब ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, दे रिक्वायर स्पेशल पावर्स एंड उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है फ्रॉम द लॉ। प्लस नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट का बहुत क्रूशियल रोल है। एंड स्पेशली वो जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं उन्हें संभालना अल्टीमेटली हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, हमारी सिक्योरिटी को बचाने जैसा है। सो अल्टीमेटली अब क्या है, देखिए यू आर गिविंग पावर टू आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, सो दिस बूस्ट अप द मोरल ऑफ द फोर्सेस एज वेल, कि उन्हें इंश्योर किया गया है कि वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सके इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज, एंड देयरफॉर दिस लीड्स मोटिवेटिंग देम कि वो वहाँ पे जल्द से जल्द सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल लेकर आए। लेकिन आफ्सपा को लेकर आर्ग्यूमेंट्स भी रहते हैं, कहा जाता है कि भाई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो सकती है, बहुत बार फेक एनकाउंटर्स के एलिगेशन सामने आते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो इन सब पर्सपेक्टिव में आफ्सपा की डेफिनेशन को बहुत बार काउंटर किया जाता है। समटाइम्स इवन जब हम इस एक्ट को आप पढ़ेंगे आप जानेंगे कि इसका जो सेक्शन 6 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो राइट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 हमें गारंटी करता है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो उसे टेक अवे कर देता है, उसे वायलेट कर देता है। तो इसको लेकर भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट रहता है। एंड क्रिटिक्स इवन ये भी कहते हैं कि भाई ये जो एक्ट है उतनी नॉर्मलसी रिस्टोर नहीं हो पाती है उन डिस्टर्ब्ड एरियाज में जहाँ पे आफ्सपा लगाया जाता है। तो कुछ लोग इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर भी चैलेंज करते हैं। तो वो सब बातें आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस आर्टिकल में हमें जानना है कि ओके, मणिपुर गवर्नमेंट ने 6 मंथ्स के लिए मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ पे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब्ड है, वहाँ पे आफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। Now, this is about that state of Bihar is all set to get its second tiger reserve. So yes, already बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में एक टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। If you can recall, that is वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ऑलरेडी बिहार में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। लेकिन अब बात ये आ रही है दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय अर्ली 2024 बिहार को सेकेंड टाइगर रिजर्व मिलने वाला है, विच इज़ गोना कम इन कैमूर सेंचुरी। तो बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व मिलेगा। इसे लेकर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके अप्रूवल की वेट की जा रही है, एंड तब कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नाउ जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में, तो आप मैप क्लासेस में एक हिल्स मार्क करते हैं, प्लेट्यू मार्क करते हैं, जिसे कहा जाता है कैमूर प्लेट्यू।
नाउ ये कायमूर प्लेट्यू इम्पॉर्टेंट एरिया है बिकॉज उस एरिया के फॉरेस्ट के अंदर ही ये कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पे कायमूर प्लेट्यूज हैं और प्लेट्यू के पास में ही प्लेन्स हैं और आसपास दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ भी फ्लो करती हैं। एक नदी है जिसका नाम है कर्मनासा और सेकेंड रिवर है जिसका नाम है दुर्गावती। तो एक तरफ प्लेट्यू है, प्लेन्स हैं एंड सराउंडेड बाय रिवर्स। तो ये काफ़ी अच्छा नेचुरल एरिया बनता है, एक काफ़ी अच्छी सेंचुरी बनती है फॉर फॉरेस्ट कवर है तो अल्टीमेटली यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है। एंड इवन कहा जाता है कि 1995 तक यहाँ पे रेगुलरली टाइगर्स को स्पॉट किया जाता था। सो इस एरिया को, कायमूर सेंचुरी को बहुत जल्द टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा। नाउ आप इन्वायरमेंट की क्लासेस में टाइगर रिजर्व के टॉपिक को बेहद डिटेल में पढ़ते हैं। टाइगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम टाइगर रिजर्व बोलते हैं तो उस टाइगर रिजर्व के अंदर दो एरियाज होते हैं। एक तो होता है आपका बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जिसे हम कहते हैं कोर कह लीजिए या फिर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कह लीजिए। ये वो एरिया है जो कि कंप्लीटली प्रोटेक्टेड स्पेस है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और इस कोर के आसपास का जो एरिया है उसे हम कहते हैं बफर कह लो या फिर पेरिफेरल रीजन कह लो। ये कोर को सराउंड करता है, उतना प्रोटेक्टेड नहीं होता जितना कि कोर होता है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं बट कोर इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से टिपिकली टाइगर रिजर्व्स को जोन किया जाता है। अब यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जिक्र भी आया है इस आर्टिकल में। कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इंडिया में, जो कि इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व्स बनाने का चार्ज रखता है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1973 के अंदर। एज ऑफ नाउ इंडिया में NCTA ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 54 टाइगर रिजर्व्स प्रेजेंट हैं। सो एज ऑफ नाउ वी हैव 54 टाइगर रिजर्व्स। अब देखो इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब आप देखते हो तो वर्ल्ड वाइड 70% से ज़्यादा टाइगर्स इंडिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और अलग अलग स्पीशीज बहुत सारी हैं वाइल्ड कैट्स की जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। सो टाइगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड बहुत अलग अलग एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं। शिवालिक हिल्स हो गई, गंगा प्लेन्स हैं, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, आपकी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स वाला जो एरिया है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का जो एरिया है, सुंदरबंस का जो एरिया है, ये सभी वो नेचुरल रीजन्स हैं जहाँ पे टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। सो NCTA जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एक स्टैट्यूटरी एजेंसी बनाई गई है विच फोरसीज दिस एंटायर प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें हमने हमारा नेशनल एनिमल विच इज़ टाइगर उसे प्रोटेक्ट करना है। तो उसे लेकर हमारे पास ये एक न्यू डेवलपमेंट है। तो याद रखिएगा, देखिए एक चीज़ तो ये रिवाइज कर लो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, इट इज़ इन बिहार, और नेक्स्ट आने वाला है अगेन इन बिहार विच विल बी कॉल्ड एज कायमूर टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से जो आपका पॉपुलेशन का टॉपिक है उससे रिलेट करता है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA। और इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली इस रिपोर्ट का टाइटल है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। तो इंडिया का जो डेमोग्राफी है उसकी यहाँ पे बात की गई है और इंडिया के एजिंग को लेकर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंडिया में हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को अगर देखा जाए तो वह अप्रॉक्सीमेटली 41% हमारी एल्डरली पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है। और अगर ये ऐसे ही रहा तो कहा जा रहा है कि इट विल गेट डबल ओवर 20% बाय 2050। एंड इससे क्या होगा, वो कह रहे हैं कि भाई 2046 आते आते
इंडिया के अंदर हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है इसका नंबर बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दी चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन मतलब वो बच्चे जो 15 ईयर्स ऑफ एज से कम हैं, उन्हें हम चिल्ड्रन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह की डिकेडल ग्रोथ रेट है एल्डरली पॉपुलेशन की इंडिया में, तो उस हिसाब से 2046 तक एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया की जो चिल्ड्रन है उसे सरपास कर जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे चैलेंजेस ये हैं कि इंडिया इज एजिंग नाउ। हम अभी तक कह रहे थे कि ओके इंडिया इज यंगेस्ट डेमोग्राफी, लेकिन यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि धीरे 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 जो ओल्डर पॉपुलेशन है उसका जो नंबर है वो बढ़ने वाला है। अब बहुत सारे रीजंस हैं। अब इसे कहा किया जा रहा है फेमिनाइजेशन। अब आपने ये सुना होगा, ऑन एवरेज कहा जाता है दैट women हैज मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज कंपेयर टू मेल मेन। तो उसी को शो किया जा रहा है कि ऑन एवरेज Indian women or other women, they have higher life expectancy. They can go up till the age of 80, whereas जो men हैं their average life come down to 60. तो इस feminization की वजह से इस aging pattern के अंदर elderly population बढ़ रही है। and यहाँ पे इवन जो हमारी जो डेमोग्राफी की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कुछ इस तरह है कि वी आर फेसिंग पावर्टी। अब देखिए पावर्टी जो है वो इनहेरेंटली ओल्ड एज के अंदर जो ओल्डर विमेन हैं मोस्टली विडोड होती हैं, या फिर दे आर लिविंग अलोन, दे हैव नो इनकम, या फिर बहुत कम एसेट्स होते हैं टू सपोर्ट देम सेल्फ, टू सपोर्ट द फैमिली। तो इसे कहा जा रहा है कि दिस इज इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन, जिसमें रूरलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। दैट जो रूरल एरियाज जो है हमारे, जहाँ पे पावर्टी का जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा है, उन एरियाज में भी हमें फेमिनाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है। दी ओल्डर वेमेन आर प्रेजेंट देयर एंड 2046 तक जो पॉपुलेशन है वो उनकी बढ़ जाएगी और बच्चों की कम हो जाएगी। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यू शुड रीड अबाउट इट। देखो साइंस ने एडवांसमेंट की है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है। एंड नाउ बाय 2046 वी कैन सी दैट इंडिया विल बी टर्निंग स्लाइटली ग्रे, एल्डरली पॉपुलेशन विल इंक्रीज। सो डू रीड दिस आर्टिकल, दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल। आप इसका डाटा अपने GS पेपर 1 के पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, एडिटोरियल्स आए हैं, जिनको आपने खास ध्यान देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस एडिटोरियल जिसका हेडिंग है ड्राइंग द लाइन। वेल दिस इज़ बेसिकली दिस आर्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड द इशू ऑफ जोशीमठ सिंकिंग। ये उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। कैसे? अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उत्तराखंड स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ 8 इंस्टीट्यूशंस को कमीशन किया है कि आप स्टडी करो कि जोशीमठ के अंदर ये जो लैंड सबसाइड की थी ये फिनोमिना कैसे हुआ। तो मल्टीपल एंगल्स को आप देखें और आप रिपोर्ट तैयार करें कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। क्योंकि जब से ये लैंड सिंकिंग हुई है, सबसिडेंस हुई है, वी सी डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट रीजंस पॉपिंग अप। जैसे कहा जा रहा है कि भाई आसपास के एरिया में जो फिशर्स हैं, जो क्रैक्स हैं, वो बहुत एक्सेलरेट हो गए थे बिकॉज टनलिंग एक्टिविटी चल रही थी। या फिर इवन ये भी कहा जाता है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी एक रीज़न हो सकता है फॉर द सबसिडेंस ऑफ जोशीमठ। इवन इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन कैन ऑल्सो बी अ रीज़न, क्योंकि इससे फॉल्टी कंस्ट्रक्शंस एंड दैट कैन मेक दिस डिजास्टर इनएविटेबल। तो डिफरेंट रीजंस आ रहे थे, जिसे लेकर अभी उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये काम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस को दे दिया है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अब ये आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसे हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। तो वही इस आर्टिकल की हेडिंग भी है, दैट दिस इंफॉर्मेशन विल एड पब्लिक सेफ्टी एंड इट इज़ नॉट अ ट्रिगर फॉर पैनिक। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड ने कहा कि जो इमेजेस हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस उत्तराखंड की जोशीमठ सिंकिंग की आएंगी, ये पैनिक क्रिएट कर सकते हैं एंड देयरफॉर हम पब्लिकली इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे। वी विल सीक दी परमिशन फ्रॉम सेंटर फर्स्ट। तो देयरफॉर दिस आर्टिकल इज ऑन दिस लाइन ओनली कि भाई ये पब्लिक सेफ्टी के लिए रादर एक अवेयरनेस क्रिएट करेगा, इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेगा,
पैनिक से ज़्यादा ये एक एड बन सकता है फॉर द सेफ्टी। तो इस आर्टिकल में ये चीज़ दी गई है, डू रीड दिस वन। नेक्स्ट जो आर्टिकल है अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, नासा का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट। तो क्या हुआ, रिसेंटली नासा का ये जो ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट था उसने अर्थ के पास आकर अपना कैप्सूल ड्रॉप कर दिया एंड उस कैप्सूल को धीरे धीरे अर्थ की ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचा एंड फिर उसके ऊपर पैराशूट्स लगे हुए थे एंड अल्टीमेटली वो कैप्सूल लैंड करता है यूएस के ऊटा के अंदर। अब एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस कंटेंट को, वो जो गैदर करके लेकर आया है उस कंटेंट को रीड करेंगे। अब ये कंटेंट आया कहाँ से है, तो बेसिकली ओरिसिस रेक्स अपने साथ 250 ग्राम्स ऑफ रॉक और डस्ट लेकर आया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ बेनू। तो बेनू एक एस्टेरॉइड है जो कि सन के आसपास ऑर्बिट करता है, लेकिन ऑर्बिट करते करते ये अर्थ के बहुत क्लोज आ जाता है वंस इन एवरी 6 ईयर्स। तो हर 6 साल के बाद या उसके लगभग ये जो बेनू नाम का एस्टेरॉइड है जो सन के आसपास घूम रहा है, ये अर्थ के बहुत क्लोज आ जाता है। तो इसके फीचर्स को स्टडी किया जाएगा। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के ओरिजिन की बात करते हैं, विद इन 10 मिलियन ईयर्स उसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द जेनेसिस ऑफ दिस एंटायर सोलर सिस्टम। तो इसलिए ये पूरा मिशन इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अभी तो ये पता होना चाहिए कि नासा का ओरिसिस रेक्स मिशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, एंड नाउ द स्टडी विल हेल्प द मैनकाइंड to understand those folds also which are still kept somewhere। तो ये चीज़ आप ये आर्टिकल अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल विमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए, या फिर रिसेंटली पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है जिसमें बेसिकली विमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगी इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो तब से ही जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं। इवन इस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट में विमेन की पार्टिसिपेशन के शेयर को लेकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया है। यू कैन रीड दिस आर्टिकल, यू कैन गैदर दिस डाटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिगिनिंग में ही इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उन्होंने कहा कि इंडिया में विमेन का शेयर जो है दैट इज़ अराउंड 15%। तो अगर हम रैंक करें कंट्रीज़ को तो आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ इंडिया का रैंक 141 आता है। इवन पाकिस्तान जैसे कंट्री, साउथ अफ्रीका, कीनिया, दे इवन हैव हाई शेयर ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, विमेन पार्टिसिपेशन। एंड हालांकि अगर हम देखें जो लास्ट 27 ईयर्स से बहुत अटेम्प्ट्स किए गए कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल है ये पार्लियामेंट में आए और पास हो, लेकिन हिंड्रेंस होती रही। एंड नाउ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मॉरल इम्परेटिव कि हमें विमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ करना है। एंड अभी हमने देखा कि बहुत ही स्मूथली ये जो बिल है ये पास हुआ है। लोकल बॉडीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलना, पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी गवर्नेंस के अंदर, एंड दिस विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट इनटू जेंडर इक्वालिटी। सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एंड इस आर्टिकल में बहुत खूबसूरती से इसे दिया गया है। सो प्लीज़ डू रीड इट। ये आपके सोसाइटी एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है।